विश्राम पेज नंबर 20। देखिए, एक दूसरे को लेखक और श्रीमती एक दूसरे को कौन सी चीजें रखी है कि नहीं उसकी याद दिला रहे थे। और यहाँ पे श्रीमती कहती है कि मैं तो गुलबंद रख लूंगी, पर वह लेखक को कह रही है कि आप भी बेदिंग सूट रख लेना। ठीक है, अभी देखो, और तुम कहीं रबड़ कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। यहाँ पे लेखक फिर से कह रहे हैं अपनी पत्नी को कि तुमने रबर की जो कैप है वो रखी है कि नहीं। रबर की मतलब जो प्लास्टिक की जो कैप वगैरह होगी, समुद्र में नहाते समय बाल गीले नहीं होने चाहिए, तो उसे रबर की कैप कहते हैं। तो इसलिए लेखक यहाँ पर अपने पत्नी को याद दिला रहे हैं कि तूने रबर कैप रखी कि नहीं। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूलना। अभी फिर से उनकी पत्नी उन्हें क्या क्या रखने के लिए कह रही है कि कुछ नोट पेपर भी रखो। ठीक है, कुछ कोरे पेपर रखो, कुछ याद आया तो उसमें लिखते आएगा, लिफाफे भी रखो। इतना ही नहीं, राइटिंग पैड भी रख लेना। ये सब चीजें लेखक को अपना वो श्रीमती उनकी जो पत्नी है वो रखने के लिए कह रही है। राइटिंग पैड क्या करोगी? लेखक कह रहे हैं कि राइटिंग पैड का क्या करने वाली हो तुम? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुओं पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यो तो वक्त भी नहीं मिलता, अभी राइटिंग पैड क्यों चाहिए? जो श्रीमती है उनकी माँ की चिट्ठियाँ आई हुई है और उस चिट्ठियों का जवाब आज तक श्रीमती ने नहीं दिया है। तो वो सोचती है कि जुहू पर आराम से बैठे बैठे मैं उस चिट्ठियों का जवाब देकर माँ को भेज सकती हूँ। तो इसलिए उन्होंने राइटिंग पैड रखने के लिए कहा है। और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और इतना ही नहीं, राइटिंग पैड के साथ साथ वह लेखक को कह रही है कि जो चिट्ठियां आई हुई है वो भी साथ में रख लो, क्योंकि उनके उत्तर देने हैं। यदि चिट्ठियां ही घर पे रह जाएंगी तो उनके उत्तर हम कैसे दे पाएंगे? तो एक एक करके श्रीमती लेखक को और लेखक भी श्रीमती को कुछ न कुछ चीजें याद करके रखने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, और सुनो, बिजली के बिल और बीमा की नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। देखो, लेखक की जो पत्नी है अभी फिर से उनको क्या याद आ रहा है? इतना ही नहीं, ये भी रख लेना, बिजली के बिल, बीमा मीन सुरक्षा के जो भी है नोटिस, इनका भी भुगतान करना है, इनके भी पैसे भरने हैं। ठीक है, पैसे भरने हैं, बिल आया होगा, बीमा का जो भी हफ्ता वगैरह होगा वो भरना है, तो वो भी साथ में ले लीजिए, वो भी हम क्या करेंगे वहां जाके भर देंगे। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। देखो, लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि एक दिन तुमने शायद चश्मा भूल गई होगी और इसलिए धूप के कारण आपका जो सर है वो दर्द कर रहा होगा, और हम तो जुहू पर जा रहे हैं, इसलिए जो छाता है, छतरी जो है वो भी याद से क्या करना है, रखने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा बाबा रख लूंगा। और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। देखो, अच्छा बाबा रख लूंगा। लेखक उसके अपनी पत्नी के हर एक बात पर वो हर एक चीज रख रहे हैं और उनको उत्तर भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ही लेखक की जो पत्नी है वो लेखक को कह रही है कि तुम्हें सनस्क्रीन जो है वो भी आपको रखनी है, क्योंकि सन से बचने के लिए हमें वो क्रीम उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसके कारण पैर में या छाले ना पड़ जाए, क्योंकि वहां पर जो धूप है वो कैसी है, करारी है। करारी मीन्स क्या, तेज धूप रहती है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, धूप से बचने की क्रीम भी याद से रखनी है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी, रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। वो जो लेखक की पत्नी है वो हर एक बात लेखक को बताती जा रही थी, लेखक रख रहे थे। और इतना ही नहीं, लेखक भी उनको कुछ न कुछ बता रहे थे, वो भी बोल रही थी कि रख लूंगी, परंतु वो सब रख लूंगी कह रही थी, परंतु वो ढूंढ रही थी नेल कटर। उसने बहुत सारी चीजें तो रखी है, कैंची, ब्रश जो भी है वो रख लिया है, परंतु नेल कटर उसको नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो नेल कटर को ही ढूंढ रही थी और वही नेल कटर उसको नहीं मिल रहा था। तो वो क्या हो गई थी, घबरा गई थी। इधर मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। ठीक है, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि नेल कटर की इतनी क्या आवश्यकता है, जाने दो, बाकी सब चीजें तो रखी है ही ना। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी।
उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी जो किताबें थी वो मैंने थैले में झोंक ली थी, ठीक है, झोंक मीन्स क्या, डाल दी थी, क्योंकि बहुत सारी किताबें उनके पास आई हुई थी समालोचना के लिए। मीन्स समालोचना मीन्स क्या, किसी भी वस्तु के गुण दोष को देखना और उसके बारे में सुधार करना। तो इसलिए लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने कुछ किताबें थैली में झोंक ली समालोचना करने के लिए। और इतना ही नहीं, मैंने वहाँ पे कई दिनों से लेखक को कविताएं लिखने की धुन सवार थी, तो इसलिए उन्होंने कुछ कविता की कुछ बिखरी हुई कतरनें भी रख ली, जिसके कारण वो कविता लिख पाए, ठीक है। तो इसलिए उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूही से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। यहाँ पे कविता करने के लिए सबसे सुंदर जगह जो है वो जूहू के अलावा दूसरी कौन सी होगी। तो इसलिए काव्य प्रेरणा मीन्स क्या, कविता लिखने की जो प्रेरणा है वो जूहू पर बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगी, क्योंकि इसके अलावा दूसरी ऐसी जगह नहीं हो सकती कि जिसके कारण कविता लेखक लिख पाए। तो इसलिए कविता की धुन उनके ऊपर सवार थी, जिसके कारण वो काव्य प्रेरणा करने वाले थे या काव्य प्रेरणा उनको मिलने वाली थी, कविता वो लिखने वाले थे। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जूहू पहुंचे। 5-7 मिनट में तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। देखो, सब तरह की से सामान रखने के बाद अटैची हो, थैली हो, झोले हो, मतलब थैले वगैरह भरकर वो जूहू पर पहुंच जाते हैं। कुछ मिनट, 5-7 मिनट उनको ऐसा लगता है कि वो स्वप्न लोक में विचरते रहे, मतलब क्या, मस्त घूम रहे हैं, जैसे कि उनको सपना पड़ा है, वो सपने में वो जैसे घूम रहे हैं कि सही में हम जूहू पर है और हम घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो रियल में वहां पे पहुंचे हुए हैं और जैसे कि मानो वो खुद उस वहां पे सपने में घूम रहे हैं। तो इसलिए 5-7 मिनट मानो कि वह वहां पे क्या कर रहे हैं, विचर रहे हैं, इसका मतलब घूम रहे हैं। एक समुद्र में नहाने को चल पड़े। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक दिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्मृति आ गई कि उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की तो तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। अभी देखो, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हम दोनों समुद्र के अंदर नहाने के लिए निकल पड़े और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। समुद्र के अंदर की एक बड़ी सी लहर आई और हमें पूरी तरह से भिगा दिया, हमें पूरी तरह से क्या कर दिया, वहाँ पे ढक दिया। और जो लहर इतनी जोर से आई, अचानक मानो कि श्रीमती के मस्तिष्क में एक नई स्फूर्ति आ गई, एक नई प्रेरणा आ गई या कुछ तभी याद आ गया। और वह लेखक से कहती है कि तुम्हें याद है कि बरामदे आगे का जो आंगन वगैरह है, बरामदे की जो खिड़की है, क्या तुमने वो बंद की थी या नहीं। ये फटाक से उनके दिमाग में आ जाता है, ये इस बात की याद आ जाती है। तो देखो लेखक क्या कहते हैं इस पर, मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। लेखक देखो क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, यदि बंद होगी तो अच्छी बात है, नहीं बंद होगी तो कोई बड़ी बात, उसमें क्या मुश्किल है, खुली तो खुली। परंतु जैसे ही लेखक ऐसा कहते हैं, उनकी श्रीमती का, उनकी पत्नी का जो चेहरा है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। मतलब वो टेंशन आ जाता है कि खुली होगी तो क्या होगा, ठीक है, क्या हाल होगा। तो इसलिए इस टेंशन से उसका चेहरा जो है वो पूरी तरह से पीला हो जाता है। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यह शब्द थे, अब क्या होगा। देखो लेखक ने तो अपनी पत्नी को तो बोल दिया कि कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लेखक तो अच्छी तरीके से बता रहे हैं, परंतु जैसे ही वो फिर से ऐसा बोलते हैं तो पूरी तरह से उनकी आंखों में मानो कि पानी का जो बहाव है, समुद्र जैसा जो बहाव है, आंसुओं से भर जाता है। और उसी उनके जो श्रीमती के जो कांपते होठ है, डर जाती है, घबरा जाती है और कांपते ओठ से सिर्फ उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि अब क्या होगा, ठीक है। यदि बरामदे की खिड़की नहीं लगी होगी तो क्या होगा। देखो, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। देखो, जैसे ही उसको टेंशन आ रहा है श्रीमती को कि क्या होगा, और ऐसे इसमें वो जिस रफ्तार से
जिस रफ्तार से वो जुहू का आनंद लेने के लिए, पूर्ण विश्राम करने के लिए आए थे, उससे डबल गुना रफ्तार से अभी वो कहाँ जा रहे हैं, घर पर जा रहे हैं। इसलिए लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी जो दिल की धड़कन है वो दुगनी तौर से धक धक हो रहा था। मोटर की जो स्पीड थी वो आते समय इतनी नहीं थी, पर जाते समय अब वो कैसी हो गई है, डबल हो गई है। तो ये है, देखो जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। देखो इतने फास्ट, इतने गति से, इतने रफ्तार से वो घर पहुंचे और घर जाने के बाद पहले वह जब खिड़की की चटकनी देखते हैं तो वह बहुत सुंदर तरीके से अंदर से लगी हुई थी। जैसे ही वो देखते हैं तो तब देखो चटकनी जो है बदस्तूर मीन्स क्या, बहुत अच्छी तरीके से वो खिड़की अंदर से उन्होंने लगाई हुई थी। और सब कैसा था, ठीक ठाक था, सब ठीक ठाक था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसके कारण इन दोनों को टेंशन आ जाए, चिंता बढ़ जाए। देखो फिर मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही वो घर पहुंचते हैं और खिड़की देखते हैं तो खिड़की बहुत सुंदर ऐसे अंदर से लगी हुई थी, बस्तूर मीन्स क्या, अच्छी तरह से लगी हुई थी। और तब वहाँ पे पहुंचने के बाद लेखक को पता चलता है कि अरे यह खिड़की तो मैंने ही लगाई हुई थी, परंतु मैं भूल गया था। जिसका नतीजा यह हो जाता है कि जिस रफ्तार के साथ वो जुहू का आनंद लेने के लिए गए थे, तब दिल जो उनका धड़कन जो है, उनकी जो दिल है वो धक धक कर रहा था जाते समय, परंतु इस बार आते समय उनकी जो पत्नी है उनकी दिल की धड़कन क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। परंतु यहाँ आने के बाद सब क्या था, सब ठीक ठाक था, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तब इस समय लेखक ने बहुत सुंदर बताया है कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। ठीक है, डॉक्टर ने जो बोला था पूर्ण विश्राम करिए, आराम करो, पूर्ण निरोग मतलब रोग रहित रहो, रोग से दूर रहो। तो यहाँ पे लेखक ने क्या बताया है कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग से उन्हें यह याद आ रहा था, जिस भी शब्द के आगे पूर्ण यह शब्द लग जाता है तो वह आराम तो नहीं रहता है, विश्राम तो नहीं रहता है, परंतु वह चीज़ पूर्ण भयावह हो जाती है, डेंजर हो जाती है, जिसके कारण उस चीज़ का आनंद हम नहीं उठा पाते हैं। देखो नहीं, तभी असल में यह पूर्ण विश्राम नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो तैयारी कर रहे थे, ये रखा वो रखा, एक दूसरे को बता रहे थे, और साथ में बहुत सारा काम भी वो अपने साथ लेके गए थे। 2 दिन के इस दिन में वो क्या क्या करने वाले थे, जूओं पर भी जाने का वो उन्होंने तय तो कर लिया था, परंतु वह खाली हाथ गए थे क्या, सिर्फ इंजॉय करने के लिए, आनंद उठाने के लिए गए थे क्या, नहीं, हर दोनों ने भी कुछ न कुछ काम वहाँ जाने के लिए रखा था। मतलब लाइट बिल हो, बीमा हो, कविता के बहुत सारे पुस्तकों का समालोचन हो, चिट्ठियों के उत्तर देने हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें थी वो वहाँ जाके करने वाले थे, और इससे हम पूर्ण विश्राम नहीं कह सकते। तो यह बहुत सुंदर ऐसी हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है, बहुत सुंदर यहाँ पे लेखक ने बताया है कि बड़ी ही मुश्किल से अब इस आपाधापी में, जीवन की इस आपाधापी में हमें बड़ी ही मुश्किल से आनंद के पल मिल जाते हैं, परंतु कुछ न कुछ यदि फटाक से यदि हमारे दिमाग में आ जाता है तो हम उस आनंद, उस क्षण का, उस पल का आनंद नहीं उठा पाते और उसी टेंशन में हम रहते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे लेखक और श्रीमती दोनों थे। तो ये सुंदर ऐसी हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है जो हमने आज पढ़ी।